थर्सडे तक सिस्टम में पैनिक दिख रहा था और फ्राइडे जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, यूएस से इन्वॉल्व थे, 6.3 से 6.9 के बीच में ये डेटा आएगा। 1060 करोड़ का उनके स्लिपेज है, 3800 करोड़ की सेलिंग की काफ़ी दिनों के बाद। तो भाई वो तो इंडिया को डंप कर रहे हैं। जिस दिन आप वो पैसा निकालना शुरू कर देंगे उनकी पोजीशन भी ड्रॉप हो जाएंगी। ओके, मैं कहूँगा कि हम बुलिश टेरिटरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मेरा व्यू क्या है? सर, पिछले वीडियो में आपने दो चीज़ कहा था कि इंडिया पाकिस्तान वॉर का फियर मार्केट में नज़र में नहीं आ रहा है, और दूसरा था अगले 2-3 दिनों में एक बाउंस आ सकता है, और वैसा ही हुआ। तो ये आपने किस बेसिस पे बोला था? देखिए, डेटा मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रोज़ हम वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। थर्सडे तक सिस्टम में पैनिक दिख रहा था और फ्राइडे जबकि मार्केट्स इतने गिरे, तो जब डेटा हमने देखा और मैंने आपके साथ शेयर भी किया, अगर आप जाएं तो फ्राइडे का वीडियो आप रेफ़र कर सकते हैं, और वहाँ पे मैंने आपके साथ क्लियरली शेयर किया था कि मार्केट में तो वॉर का कोई फेयर ही नहीं दिख रहा, कोई बड़ी शॉर्ट पोजीशंस का क्रिएशन का सीन ही वहाँ नहीं दिख रहा। साथ ही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से कराची स्टॉक एक्सचेंज 3% अप था। तो ये सारा जो डेटा पॉइंट हमें ये बता रहा था कि मार्केट में कोई बड़ी बेरिशनेस नहीं दिख रही है। ऑल्दो 300 पॉइंट के से ज़्यादा के निफ्टी गिरे हुए थे, बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी, और हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये गिरावट बैंकिंग सेक्टर की वजह से हो रही है, ना कि इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से। और उसके बाद रात तक जो है ये खबर आई कि अगले दिन रात तक ये खबर आई कि सीज फायर हो गया है। और देखिए, अगर हम मार्केट से हटकर क्लूज को देखें तो ये जो सीज फायर की न्यूज़ है ये अचानक से नहीं आई थी, इसकी नेगोशिएशंस 1-2 दिन पहले से शुरू हो गई थी, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, यूएस से इन्वॉल्व थे। तो वहाँ से भी क्लोज मिल रहे थे कि ये जल्दी ही इसका सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा इसका उम्मीद मुझे भी नहीं था। और वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब हम उस पॉइंट तक रीच कर लेंगे जहाँ पर बड़े एस्केलेशंस के चांसेस रहेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा हमने आपके साथ शेयर किया था। सर, थोड़ा मार्केट से अनरिलेटेड है, लेकिन ये जो अचानक से सीज फायर हुआ तो ये कैसे हो गया? अब ये तो देखो डिफेंस गवर्नमेंट का मामला है, इसमें हम तो देखो क्या कह सकते हैं कि क्यों हो गया। हम तो सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, तरह तरीके के एनालिस्ट लोग अपना व्यूज़ शेयर करते हैं, उसको देखकर या पढ़कर जो मुझे समझ में आया मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने ये पब्लिश किया कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके हमारे एक राफेल को जैम कर दिया। एग्जैक्टली टेक्निकली उसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन जैम कर दिया और राफेल ने अपना रास्ता वो एक तरीके से भटक गया। अब इसकी खबरें तो काफ़ी न्यूज़ आउटलेट्स ने, इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स ने भी पब्लिश की थी कि हमारे कई प्लेन्स शायद गिर गए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने वेरीफाई नहीं किया, आर्मी ने भी उसको वेरीफाई, कंफर्म या डिनाई नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया कि क्या ऐसा हुआ है, तो उन्होंने भी उसको कंफर्म या डिनाई नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि बैटल में लॉसेस होते हैं, एंड आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड जो भी उन्होंने कहा है, जिस तरीके से कहा है। दूसरा एस्पेक्ट था न्यूक्लियर का कि पाकिस्तान ने ये बोला अमेरिका को जाके कि भाई इंडिया तो हमारे घर में घुस गया है, हमारे कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब तो वो हमारे 2 टुकड़े कर देगा, उधर से तालिबान घुस जाएगा। तो इस तरीके की कहानियाँ अमेरिका को सुनाया और ये कहा कि भाई अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, वी हैव टू गो न्यूक्लियर, जो टैक्टिकल वेपन्स है वो यूज़ करने की बात भी खबरों में आई। तो ये सब का देखिए, अमेरिका का एलाई है पाकिस्तान, तो उनसे उनका लेन देन रहता है,
उनकी स्ट्रैटेजिक उनके जो भी स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, उसमें पाकिस्तान एक रोल प्ले करता है। तो इस वजह से ये सीज़ फायर इतना स्पीड अप हो गया, ऐसा अगर हम खबरों की माने तो हमें पता चलेगा। और आपने नोट भी किया होगा कि सीज़ फायर की खबर तो शायद सबसे पहले ट्रंप ने ही अनाउंस की और बाद में हमारी सरकारों ने कहा कि सीज़ फायर हो गया है। सर अभी एक बात बताइए, ये जो आज बाउंस देखने को मिला मार्केट में, ये वैल्यू बाइंग है क्या या शॉर्ट कवरिंग है, और क्या ये सस्टेनेबल हो सकता है? ओके, तो अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से मैं आपके साथ क्या शेयर कर रहा था कि शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं सिस्टम में, काफ़ी शॉर्ट्स बने हुए थे। ओके, और ऐसा लगता था कि कुछ लोगों को पता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला है, उसके एंटिसिपेशन में उन्होंने शॉर्ट्स बनाई। शॉर्ट्स बनाने के बाद एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में वो तब्दील हो गया और उसके बाद खबरें आने लगी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरा पैनिक का माहौल बन गया। पब्लिक पूरी तरीके से पैनिक में आ गई और फ्राइडे के दिन ह्यूज शॉर्ट्स क्रिएट किए गए, खास करके आखिरी घंटे में। मैंने आपके साथ शेयर भी किया। अब किसी ने भी दुनिया में ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी ये सीज़ फायर हो जाएगा, लेकिन मुझे जो मैंने आपके साथ फ्राइडे को शेयर किया था कि अगले 1-2 दिन में बाउंस आएगा, तो क्लियरली डेटा में ये दिख भी रहा था। यानी कि कुछ लोगों ने बहुत पैसे कमाए आज जो बाउंस बैक हुआ है, और उन्होंने ना सिर्फ अपने शॉर्ट्स कट किए बल्कि लॉन्ग्स भी क्रिएट किए होंगे। ओके, तो ये जो आज हमें देखने को मिला है, अगर हम सिर्फ आज का डेटा देखेंगे, क्योंकि हमारे पास आज का डेटा है, कल क्या होगा हमें नहीं पता। आज के डेटा में अगर आप देखें, ये पूरे तरीके से शॉर्ट कवरिंग का बाउंस था और ज़्यादा जो खेल हुआ एफएनओ मार्केट में हुआ। तो आज सिर्फ मैं देखूं तो ये एक हमें शॉर्ट कवरिंग का ज़्यादा मामला लगता है, ना कि स्ट्रॉन्ग वैल्यू बाइंग का। वॉल्यूम्स पे अगर आप देखें तो बहुत ह्यूज वॉल्यूम्स नहीं है, ठीक ठाक है। सर इस महीने जीडीपी का डेटा आने वाला है, कहीं ये तेज़ी अच्छे जीडीपी डेटा के एंटिसिपेशन तो नहीं है? हाँ, दैट्स अ फेयर पॉइंट कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉर ख़त्म हो गया, जीडीपी का अच्छा डेटा आने वाला है तो मार्केट में बहुत बाइंग शुरू हो गई है। देखो, जीडीपी का डेटा आने वाला है, मई 30 को आई थिंक अनाउंसमेंट होगा Q4 का डेटा, और अगर खबरों की माने तो 6.3 से 6.9 के बीच में ये डेटा आएगा, और ये 4 क्वार्टर्स में से सबसे बेटर परफॉर्मेंस होगा। लेकिन अगर आप देखें, हमारा जो ओरिजिनल एस्टिमेट था आरबीआई का, वो क्या था? 7.6%। तो वहाँ तक तो हम नहीं गए। तो एक जिसे कहते हैं ना, एक चैन की सांस इन्वेस्टर्स लेंगे कि चलो यार, पिछले क्वार्टर से तो खराब नहीं आया, लेकिन जो हम उम्मीद लगा रहे थे कि इतना तो आएगा, वो भी नहीं आया है। तो इसको बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव्स हमें नहीं दिखती है। लेकिन साथ में आप देखिए, जो बैंकिंग सेक्टर्स की प्रॉब्लम्स हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, और आज बैंक्स में भी इतने शॉर्ट पोजीशंस जो बनी हुई थी उसकी भी आज कवरिंग हुई। इसलिए आप देखो, बैंक्स में और भी ज़्यादा रैली हमें देखने को मिली। सर कल के वीडियो में आपने कहा था कि बैंकिंग सेक्टर में इशू है, लेकिन आज तो बैंक बहुत चढ़ गया, ऐसा क्या हो गया? तो सेम इसका रीज़न है कि जो शॉर्ट कवरिंग हुई है, जो शॉर्ट्स बने हुए थे वो कवर किए गए। देखिए, बैंकिंग सेक्टर की सिचुएशन अगर आप देखिए, कोई भी लीडिंग बैंक को आप उठा लीजिए, सब जगह स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, कोटक बैंक के रिजल्ट आए, वहाँ हमें क्या देखने को मिला? 14% डिप इन नेट प्रॉफिट, और उनकी जो प्रोविजनिंग और कंटिजेंसीज है, यानी कि जो रिज़र्व वो बनाते हैं बैड लोन्स को डील करने के लिए, उसमें 3 गुना इजाफा हो गया। आरबीएल की अगर बात करें, वहाँ पे अगर आप देखें तो 80% फॉल इन नेट प्रॉफिट, और करीब
1060 करोड़ का उनके स्लिपेज है, जिसमें से करीब 450 करोड़ तो उनके क्रेडिट कार्ड के स्लिपेज हैं। तो ये सिचुएशन आप देख रहे हैं। मैंने एसबीआई का डेटा भी आपके साथ शेयर किया, वहाँ पे 57% राइज हमें देखने को मिला उनके प्रोविजनिंग में। तो हर बैंक में, जिस भी बैंक को आप उठाकर देखो, सब जगह आपको कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। HDFC बैंक शायद बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि एक तो वो ज़्यादा फोकस उनका रिटेल लोन्स में है, क्रेडिट कार्ड्स पे है, और वो बड़े लोन्स और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को लोन कम देते हैं। साथ ही पिछले कई क्वार्टर्स से अगर आप देखिए तो उनके शेयर प्राइस में मूवमेंट नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो ज़्यादा लोन नहीं बांट रहे थे, और आज वो उनको उसका फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर सबसे कम स्लिपेजेस और कंटिजेंसीज जो हैं सबसे कम हमें देखने को मिल रहा है। और उनका जो एक स्ट्रैटेजी थी कि हम फोकस करेंगे डिपॉजिट्स में, वो वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादातर बैंक्स में अगर आप देखेंगे वो सारे स्ट्रेस पे जा रहे हैं। इसलिए ये जो राइस हमें देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ टेक्निकल बाउंस के अलावा हम इसे कुछ नहीं कर सकते। फंडामेंटल फ्रंट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जीडीपी में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। सिर्फ जीडीपी के फ्रंट में एक छोटी सी चीज़ आप कह सकते हैं कि एफएमसीजी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखा है। करीब मार्च क्वार्टर में 11% जो है ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की ये रैली मुझे नहीं लगता ये फंडामेंटली ड्रिवन है। सर, फ्राइडे को एपीआईज की सेलिंग की फिगर आई थी, तो अभी आप ये बताइए कि ये कंटिन्यू होने का चांस है क्या? फ्राइडे को उन्होंने आई थिंक 3800 करोड़ की सेलिंग की, काफ़ी दिनों के बाद। 2-3 हफ्ते से वो बाइंग कर रहे थे, तो सेलिंग की फिगर आई। ऑफ कोर्स आनी भी चाहिए क्योंकि इतना पैनिक मच गया था, तो एज ए सेफ्टी उन्होंने उसे निकाला होगा। कैश मार्केट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ एफआईएस की फिगर्स की, क्योंकि मैं लार्जर ट्रेंड अगर देखता हूँ तो भाई वो तो इंडिया को डंप कर रहे हैं। बीच बीच में ट्रेडिंग करते हैं, बायर सेलर बन जाते हैं, 2 महीने मार्केट चढ़ाया, प्रॉफिट बुक कर लिया, वो उसको मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रीड नहीं कर रहा हूँ। मैं लार्जर ट्रेंड देख रहा हूँ, तो उन्होंने अपने काफ़ी स्टॉक्स को डंप किया है। अब वो डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है, डोमिनेंट पोजीशन पे डीआईआईज है, यानी कि आपने जो डीआई को पैसा दिया उन्होंने उसमें लगा लिया। जिस दिन आप वो पैसा निकालना शुरू कर देंगे उनकी पोजीशन भी ड्रॉप हो जाएंगी। ओके, तो कैश मार्केट से कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रीड किया जा सकता है उनके थोड़े 2-3 महीने यानी कि मीडियम टर्म आउटलुक को। लेकिन अगर उनके डेरिवेटिव मार्केट्स में देखें तो वहाँ पर क्या सिचुएशन है, तो मैं आपके साथ ये भी शेयर किया कि उनके शॉर्ट पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स में लगातार ड्रॉप हो रही थी। 2 लाख के करीब उनके शॉर्ट्स थे, वो ड्रॉप होते 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 नेट बायर बन गए वो 2 दिन पहले, और थर्सडे से फिर वो नेट सेलर हल्का हल्का बनने लगे हैं। आज भी अगर हम देखें तो 2-3 हज़ार करोड़ के फ्राइडे के डेटा तक का अगर हम बात करें तो 2-3 हज़ार उनके शॉर्ट्स बन चुके हैं। आज का डेटा अभी नहीं आया है, तो कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा ये पता करना बहुत आसान है। पहली चीज़ कि डेरिवेटिव्स मार्केट्स में उनको लॉन्ग बनना है। अगर वहाँ लॉन्ग है और कैश मार्केट पे भी लॉन्ग कर रहे हैं तो इसका मतलब दे आर कमिंग बैक। बट क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं या कुछ हफ्तों के लिए बाय कर रहे हैं, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, असंभव है। फिलहाल लार्जर ट्रेंड को देखते हैं तो भाई वो इंडिया को डंप कर रहे हैं। ओके सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपका व्यू क्या है? ओके, तो आज का मूव जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, ये शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा थी, जेन्युइन बाइंग कम लग रही है। अगर आप एनएससी का आज टर्नओवर देखें करीब 1 लाख करोड़ के करीब है। फ्राइडे को 94,000 था। 1 लाख इनकी एवरेज वैल्यू है।
इसको हम ज़्यादा नहीं कह सकते, ज़्यादा हम जब कहते हैं जब 1.2 लाख करोड़, 1.3 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ हो। सो 92,000 to 1 लाख करोड़ एवरेज। अब ये तो पिछले कई सालों की में सबसे ज़्यादा तेज़ी आज हमें देखने को मिली। इतनी तेज़ी में इतने लो वॉल्यूम पे ये एक ही चीज़ सिग्निफाई करता है कि ये शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली है। अगर हम देखें विक्स में ड्रॉप देखने को मिला, आईवीज स्टिल 15% से ऊपर ट्रेड हो रही है मई के महीने में। हाँ, ये बात है कि पुट की आईवी जो 20% थी, जो कॉल आईवी और पुट आईवी में 5% का गैप था, वो अब नैरो हो गया है, दोनों बराबर आ गए। यानी कि जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने हेज की पोजीशन बनाई थी वो कट कर दी है। बट वी हैव टू रिमेंबर कि अभी भी आईवी 15% है। तब तक हम नहीं कहेंगे कि हम नॉर्मल जोन पर आ गए हैं जब तक आईवीज ड्रॉप होके 10% के लेवल पर नहीं आ जाएं। इसलिए सिर्फ आज के मूव को देखकर ये कहना कि वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस सही नहीं होगा। हमें लगता है कि अगले 2 दिन तक हमें देखना है, ओके, आईवीज हैज़ टू ड्रॉप, मार्केट हैज़ टू गो अप, एंड साथ में अगर आप देखिए तो एफआईआईज की बाइंग की फिगर आनी चाहिए और डेरिवेटिव मार्केट्स में भी उनकी बाइंग की फिगर आनी चाहिए। साथ ही देखिए, अगर आपने थर्सडे का हमारा वीडियो देखा होगा, उसमें हमने आपके साथ क्या शेयर किया था, किस कंडीशन में मार्केट्स बुलिश कहलाएंगे। मैंने आपके साथ एक कंडीशन शेयर किया था। वो कंडीशन क्या थी कि 28 अप्रैल का जो लेवल है, अगर आप देखें उस वक्त निफ्टी स्पॉट का लेवल क्या था, 24,330, और उस दिन का पुट कॉल रेशियो क्या था, 1.22। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम कब कहेंगे कि मार्केट्स बुलिश हो गए हैं, जब उस लेवल को मार्केट ब्रीच करेगा, जो कि आज कर दिया। हम 24,800 से ऊपर चले गए, उस लेवल को ब्रीच कर दिया। पुट कॉल रेशियो अगर देखें उसको ब्रीच अभी नहीं किया है, उसके आसपास है। तो हमारा जो थ्रेशोल्ड था 1.22 था, आज का है 1.21, प्रीटी क्लोज। तो ऐसे में मैं क्या देखना चाहूँगा कि ये फिगर सस्टेन हो रही है। कल भी मैं देखना चाहूँगा ये लेवल सस्टेन हो रहा है, और मोर इम्पॉर्टेंट पुट कॉल रेशियो भी सस्टेन हो रहा है, 1.22 से ऊपर सस्टेन हो रहा है। अगर ये कल परसों सस्टेन हो जाता है तो ये मैं कहूँगा कि हम बुलिश टेरिटरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मेरा व्यू क्या है, लिटिल बिट कॉशियस। मुझे लगता है कि आज की रैली थोड़ी ज़्यादा हो गई। एक राउंड फॉल शायद हमें अगले 2-3 दिनों में देखने को मिल सकता है।